तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है जॉन्डिस। जॉन्डिस के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के हमने पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ब्रेस्ट फीड, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं जॉन्डिस का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो जॉन्डिस के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं असेसमेंट। हमें कैसे पता लगेगा कि किसी पेशेंट को जॉन्डिस है? हाउ डू वी फाइंड? ठीक है, अपने को पता कैसे चलेगा कि किसी को जॉन्डिस है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, अगर किसी को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो अपने को कैसे पता लगेगा? देखो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए ना कोई भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ना कोई भी सिस्टमिक इलनेस नहीं होती, कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। सबसे पहले तो कोई भी सिस्टमिक इलनेस नहीं होती। ठीक है, नो सिस्टमिक इलनेस। सिस्टमिक इलनेस का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कोई सिस्टम, अदर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। बस होता है क्या है, ब्लूइश येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है बस। ठीक है, ओनली क्या होता है, केवल माइल्ड येलो डिस्कलरेशन, केवल माइल्ड येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। ये भी कहां पे? ज्यादातर स्किन पे होती है। ठीक है, मेनली ऑन स्किन। और कभी कभी बेबी को बस माइल्ड लेथार्जी हो सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट यहाँ पे फीचर नहीं देखने को मिलते अपने को। क्या हो सकता है? माइल्ड लेथार्जी। ठीक है, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब मैं बात करता हूं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में। यहां पे भी सबसे पहली बात, जॉन्डिस है तो येलो कलरेशन तो होगा ही होगा। सबसे पहला फीचर है क्या? येलो कलरेशन। पूरे के पूरे बॉडी के अंदर येलो कलरेशन होएगा। येलो कलरेशन के अंदर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज द बेस्ट साइट टू एसेस येलो कलरेशन इन ए जॉन्डिस बेबी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे येलो कलरेशन के अंदर। ठीक है, येलो कलरेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि बेस्ट साइट। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट साइट, स्किन का वो कौन सा साइट है जो सबसे बेस्ट तरीके से हमें बताता है कि जॉन्डिस है या नहीं है बेबी के अंदर। तो सबसे बेस्ट साइट की अगर बात करा जाए तो वो होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा कौन सा होता है? जो आईज के अंदर प्रेजेंट होता है, आईज का व्हाइट वाला पार्ट। ठीक है, आईज का व्हाइट वाला पार्ट। ठीक है, इज द बेस्ट साइट। वहीं अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई बेबी है, सपोज करो डार्क स्किन का हो, किसी बेबी की डार्क स्किन होती है तो क्या करेंगे हम? ठीक है, किसी बेबी की अगर डार्क स्किन है तो हम स्क्लेरा पे एग्जामिन नहीं करेंगे, फिर हम चेक करेंगे उसका पैलेट। पैलेट भी हार्ड पैलेट, जो आगे वाला होता है वो हार्ड, पीछे वाला होता है सॉफ्ट पैलेट। तो इफ डार्क स्किन, अगर किसी बेबी की स्किन डार्क है तो हम करेंगे हार्ड पैलेट को चेक, हार्ड पैलेट को इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, हार्ड पैलेट को इंस्पेक्शन करेंगे दिस। उसके बाद बात करा जाए, देखो जो कोई भी जॉन्डिस होती है ना, हमेशा फेस से और स्क्लेरा से, मतलब ऊपर वाले बॉडी पार्ट से स्टार्ट होके लास्ट में हाथों को और पैरों को येलो करेगी। पहला येलो कलर स्टार्ट होता है फेस पे और स्क्लेरा पे, और लास्ट येलो कलरेशन होता है हाथों पे और पैरों पे। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे पहले मुंह पीला होता है और लास्ट में हाथ पीले होते हैं। हाथ पीले यानी शादी होना, शादी बिल्कुल लास्ट में होती है। इस तरीके से जॉन्डिस में भी हाथ पीले आखिरी में होते हैं। ठीक है, तो एक बात करते हैं, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ये, इसके अंदर येलो कलरेशन स्टार्ट होता है कहां से? ठीक है, येलो कलरेशन स्टार्टेड एट, सबसे पहले फेस से या स्क्लेरा से शुरू होके ये लास्ट में होता है हैंड्स के पाम्स। ठीक है, पाम एंड सोल्स, हैंड्स भी छोड़ो, पाम एंड सोल्स लिख लो डायरेक्ट, पाम्स एंड सोल्स।
ये पाम्स और पैरों के पंजे, ठीक है, पाम एंड सोल्स पे लास्ट टाइम पे अपने को येलो कलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। येलो कलरेशन सबसे बेस्ट साइट पूछा जाए तो स्क्लेरा, अगर बेबी डार्क स्किन हो तो बेस्ट साइट हो जाएगी हार्ड पैलेट, ठीक है। स्टार्ट होती है फेसिया स्क्लेरा से और सबसे लास्ट में पाम और सोल पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है, ये चीज। अब सबसे पहले तो येलो कलरेशन एक सिम्टम हो गया। अब सेकंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर, यहां पे भी होती है पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी, ठीक है, पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी। भाई देखो पता क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो एक माइल्ड रूप है, वहीं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक जॉन्डिस का सीवियर फॉर्म है, ठीक है। सबसे सीवियर फॉर्म होता है कर्निक टेरस, ठीक है। माइल्ड होता है अपना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, सीवियर होता है पैथोलॉजिकल, और मोस्ट सीरियस होता है अपना कर्निक टेरस, ठीक है। तो क्या होता है, पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी देखने को मिलती है। एक होता है इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है बेबी के अंदर, इरिटेबिलिटी बेबी के अंदर अपने को इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्या लिख दिया इरिटेबिलिटी का इरिटेबिलिटी, IRITABLITY, इरिटेबिलिटी अपने को देखने को मिलेगी। और साथ में यहाँ पे एक तो इरिटेबिलिटी होगी और यहाँ पे बिलरूबिन एन्सेफेलोपैथी या कर्निक टेरस होने का रिस्क होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में, क्योंकि जब बिलरूबिन का लेवल ग्रेटर देन 20 पहुंच जाता है तो BBB को आराम से क्रॉस कर देता है। ये चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं रिस्क ऑफ बिलरूबिन एन्सेफेलोपैथी एंड कर्निक टेरस। बिलरूबिन एन्सेफेलोपैथी और कर्निक टेरस ओनली एंड ओनली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर देखने को मिलते हैं, कभी भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या, बिलरूबिन एन्सेफेलोपैथी एंड कर्निक टेरस ये होते कब है, जब बिलरूबिन का लेवल 20 से ज्यादा हो जाए और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाए। ब्रेन के टिश्यूज क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे इस बिलरूबिन को और उसके बाद नर्व कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे सिम्टम्स आएंगे एन्सेफेलोपैथी के और कर्निक टेरस के, ठीक है। तो ये चीज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के सिम्टम्स की। सबसे पहले येलो कलरेशन, फिर पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी, फिर इरिटेबिलिटी, फिर रिस्क ऑफ बिलरूबिन एन्सेफेलोपैथी एंड कर्निक टेरस, उसके बाद कंजुगेटेड हाइपर बिलरूबिमिया, conjugated hyperbilirubinemia, बिलरूबिनीमिया, ठीक है। कंजुगेटेड हाइपरबिलरूबिनीमिया, कंजुगेटेड हाइपरबिलरूबिनीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ कंजुगेटेड बिलरूबिन, और ये केवल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कंजुगेटेड बिलरूबिन का लेवल बढ़ जाना, इसका कारण क्या हो रहा है कि एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है बिलरूबिन, ठीक है। जो लीवर ने तो अपना काम कर दिया है, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड का चेंज कर दिया है, लेकिन कंजुगेटेड बिलरूबिन अभी भी ब्लड के अंदर घूम रहा है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से कंडीशन होगी कंजुगेटेड हाइपरबिलरूबिनीमिया। इसका अगर सिम्टम बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से कौन सा कंजुगेटेड हाइपरबिलरूबिनीमिया का साइन है, तो सबसे मोस्ट कॉमन साइन होता है क्ले कलर स्टूल, ठीक है, क्ले कलर स्टूल। और ये क्यों होता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि बिलरूबिन अनकंजुगेटेड से कंजुगेट के अंदर चेंज होके स्टूल के थ्रू जब निकलती है तो स्टूल को ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर उसके अंदर बिलरूबिन प्रेजेंट नहीं हो, उसका बिलरूबिन प्रेजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, जिसकी वजह से स्टूल का कलर क्या हो जाता है, क्ले कलर,
ठीक है, ये देखने को मिलता है अपना कंजुगेटेड हाइपरबिलोबिमिया के अंदर, ठीक है। और एक होता है लीवर पे जब बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, बहुत ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो उसके अंदर लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा, जिससे लीवर का साइज बढ़ जाएगा, एनलार्ज हो जाएगी लीवर, ठीक है। तो एनलार्ज लीवर कह लो या हिपेटोमीगैली कह लो, हिपेटोमीगैली या एनलार्ज्ड लीवर, ठीक है। हिपेटोमीगैली भी देखने को मिलती है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर, ठीक है। तो ये थे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के सिम्टम्स। अब एक और सिम्टम्स देखते हैं हम कर्निक टेरस के। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ कर्निक टेरस? कर्निक टेरस के क्लिनिकल फीचर्स, कर्निक टेरस का असेसमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कर्निक टेरस का ये क्लिनिकल फीचर है? देखो, कर्निक टेरस सबसे पहले तो होती क्या है, ये क्रोनिक फॉर्म है बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी का। क्या है कर्निक टेरस? जो बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी है ना, इसका क्रोनिक फॉर्म जब हो जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं कर्निक टेरस, ठीक है। इट इज ए, सबसे पहले तो इट इज ए क्रोनिक फॉर्म ऑफ, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज बताया था एक बारी, इट इज अ क्रोनिक फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी का क्रोनिक फॉर्म होता है कर्निक टेरस। ये कब होता है? जब बिलिरुबिन बीबीबी को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बस, ठीक है। इसके अंदर ये कब होता है, लिख लेते हैं, डिपोजिशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन डिपोजिशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्रेन कब हुआ है? जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ग्रेटर देन 20 चला गया, उस टाइम पे बीबीबी को क्रॉस करके ब्रेन में चला गया और ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, बस इतनी सी बात है। अब एक चीज और पूछ लेता, अगर ब्रेन के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन से पार्ट के अंदर एब्जॉर्ब होता है या कौन से पार्ट को मोस्टली ये अफेक्ट करता है, तो ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है बेसल गैंग्लिया को। मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट करता है बेसल गैंग्लिया को, ठीक है। बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करता है, और इस चीज को कीजिए हाईलाइट, ठीक है। कर्निक टेरस। अब बात करते हैं कर्निक टेरस के क्लिनिकल फीचर्स। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ कर्निक टेरस? कर्निक टेरस के क्लिनिकल फीचर, सबसे पहले तो भाई छोटे छोटे फीचर ले लेते हैं। लेथार्जी हो गया, पुअर फीडिंग होगी, ठीक है, पुअर फीडिंग हो गई, हाई पिच कराई होगी बेबी की, ठीक है। ये तो छोटे मोटे फीचर जो जब बिलिरुबिन का लेवल पहुंच गया 20 से ज्यादा और वो ब्रेन ने एब्जॉर्ब कर लिया। और अब बात करते हैं सीवियर फीचर की। सीवियर फीचर क्या होते हैं? देखो, यहाँ पे ब्रेन की फंक्शंस अल्टर हो गए, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कंडक्शन होती थी, नर्व कंडक्शन, वहां पे आके अफेक्ट करा है। तो यहाँ पे ब्रेन जिस चीजों को कंट्रोल करता है ना, वे वाले सिस्टम अफेक्ट होंगे, जैसे मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपरटोनिसिटी देखने को मिलेगी अपने को मसल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हाइपरटोनिया, ठीक है। हाइपरटोनिया में भी अगर कहें तो किस तरह का हाइपरटोनिया देखने को मिलेगा? यहाँ पे बेबी को देखने को मिल सकता है ओपिस्थोटोनस पोस्चर, पता है ना, वो कर्व शेप की स्पाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पोस्चर देखने को मिल सकता है? ओपिस्थोटोनस पोस्चर, ठीक है। ओपिस्थोटोनस पोस्चर देखने को मिल सकता है अपने को। फिर बात करें जाए साथ में, और ब्रेन कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आई है तो ब्रेन के अंदर कोई भी, चाहे मेनिंजाइटिस हो ले या कुछ भी हो जाए, एक सिम्टम हमेशा ब्रेन के साथ इन्वॉल्व रहेगा एवरग्रीन ब्रेन के हर डिजीज के अंदर, वो है सीजर्स, ठीक है। ब्रेन के ऊपर चाहे इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी हो जाए, वहां पे सीजर तो जरूर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। साथ में और सीवियर बात करें तो बेबी कोमा में चला जाएगा। इससे भी सीवियर बात करें तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी कर्निक टेरस के अंदर, ओके। दीज आर द फीचर्स विच वी कैन सीन इन कर्निक टेरस। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया क्लिनिकल फीचर, एक बार दोबारा से रिवाइज करें। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बताया, फिजियोलॉजिकल में कुछ खास नहीं है, केवल
माइल्ड येलो डिस्कलरेशन है, माइल्ड लेथार्जी है बस। उसके बाद फिजियोलॉजिकल से थोड़ा अपर लेवल की बात करें तो पैथोलॉजिकल के अंदर जो चीज फिजियोलॉजिकल थी उनसे ज्यादा सीवियर फॉर्म में, ठीक है। तो येलो कलरेशन यहाँ पे भी होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? स्क्लेरा से होती है, स्क्लेरा से होती है या फेस से होती है। बेस्ट साइट की पूछी जाए तो फेस, ना बेस्ट साइट अगर पूछे तो स्क्लेरा। अगर डार्क स्किन का बेबी है तो है अपना हार्ड पैलेट, ठीक है। उसके बाद अदर क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुअर फीडिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, ये छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे पैथोलॉजिकल, ओनली एंड ओनली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर रिस्क होता है बिलरुबिन एन्सेफेलोपैथी। और बिलरुबिन एन्सेफेलोपैथी अगर लंबे टाइम तक रहे, ठीक है, तो हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाती है कर्निक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है क्योंकि बिलरुबिन का लेवल बहुत हाई होता है, जिससे क्या होता है लीवर का साइज बढ़ जाएगा, हो जाएगी एन्सेफेलोपैथी, नहीं सॉरी, लीवर का साइज बढ़ जाना बोल जाता है हेपेटोमेगाली, ठीक है। फिर बात करते हैं कर्निक के फीचर। तो कर्निक उस कंडीशन को कहा जाता है जहां पे बिलरुबिन ब्रेन के अंदर पहुंच के एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब क्रिएट होती है? जब बिलरुबिन का लेवल, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन का लेवल ग्रेटर देन 20 mg/dl पहुंच जाए, ठीक है। अगर बात किया जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट वेयर बिलरुबिन एब्जॉर्ब, या वहां वो कौन सा ब्रेन का और साइट है जहां पे कर्निक के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, तो वो साइट है बेसल गैंग्लिया, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर्स के बाद यहाँ पे हो जाता है हाइपरटोनिया, उसके बाद हो जाता है सीजर और कोमा एंड डेथ, ठीक है। दीज आर द क्लिनिकल फीचर विच वी स्टडीड। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। हाउ डू वी डायग्नोस, ठीक है। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे? अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर भाई देखो, हिस्ट्री कलेक्शन की लो, हिस्ट्री कलेक्शन कर लो और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिन करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखेंगे? बेबी का पूरा येलो कलर की स्किन हो रही है, येलो स्क्लेरा हो रहा है, येलो हार्ड पैलेट, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें येलो हो रही हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इंस्पेक्शन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? सीरम बिलरुबिन लेवल को चेक करेंगे। कंफर्म करने के लिए सीरम बिलरुबिन लेवल को हम करेंगे चेक, इससे हम कर लेंगे कंफर्म। इसको करो हाईलाइट। हम कंफर्म करेंगे जॉन्डिस को सीरम बिलरुबिन लेवल से, ठीक है। और दो नॉन इन्वेजिव तरीके भी हैं, ठीक है, ये, ठीक है। सीरम बिलरुबिन लेवल तो है भाई इन्वेजिव तरीका, हमने क्या ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा। लेकिन इन्वेजिव मेथड्स के अंदर दो और छोटे छोटे मेथड है, एक है ट्रांसकुटेनियस, एक तो है ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर, ठीक है, नॉन इन्वेजिव तरीका है। यहाँ पे क्या करते हैं? ये चेक करते हैं हम बाई स्किन, ठीक है। इसके अंदर पूछा जाता है, रुको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड होता है इनग्राम इक्टीरोमीटर, इनग्राम इक्टीरोमीटर, ठीक है, इनग्राम इक्टीरोमीटर। एक बार इमेज देख लेते हैं दोनों होते कैसे हैं। देखिए आपको दिख रहा है, देखिए पहला तो है ऊपर वाला, दिस वन इज इनग्राम इक्टीरोमीटर। इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रिप्स होती हैं, हमने बेबी की स्किन के ऊपर लगा के, फेस की, मेनली फेस की स्किन के ऊपर लगा के ये चेक करना है कि बेबी की स्किन का कलर कैसा है, कितना येलो है। उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि भाई बिलरुबिन कितना बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस है या नहीं है। दूसरा होता है ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर, एक इस टाइप का थोड़ा सा मीटर सा होता है, छोटा सा। इस मीटर को बेबी की स्किन के ऊपर लगा के हम चेक करते हैं कि बिलरुबिन का लेवल कितना है स्किन के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर। अब ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर के अंदर एक एमसीक्यू बनता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट। ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, कहाँ पे हम ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर लगा के चेक करें बिलरुबिन का लेवल? तो मोस्ट कॉमन साइट होती है स्टर्नम, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट होती है स्टर्नम।
स्टर्नम, ठीक है। तो इसको कीजिए आप हाईलाइट, मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, स्टर्नम। और ट्रांसकुटेनियस बिलिरुबिनोमीटर को एक बार अलग से देख लेते हैं। देखो, दिस इज ट्रांसकुटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। इस तरह का होता है आपका ट्रांसकुटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को बेबी की स्किन पे लगाते हैं और यहाँ पे रीडिंग आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कि कितना बिलिरुबिन है अभी बेबी की स्किन के अंदर, ठीक है। दिस इज ट्रांसकुटेनियस बिलिरुबिनोमीटर। और ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ना, इस 5 कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उनको बेबी की स्किन के साइड में रख के चेक करते हैं कि स्किन का कलर कैसा है। वो है इनग्राम इक्टिरोमीटर। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका असेसमेंट, ठीक है। डायग्नोस, सबसे पहले हमने क्लिनिकल फीचर पढ़े। इसके अंदर अगर बात किया जाए कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, किससे पता करता है चलेगा हमारे को कि बिलिरुबिन का लेवल कितना है कंफर्म करने के लिए, तो हम करेंगे सीरम बिलिरुबिन का लेवल। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन 2 चीज बनेंगे यहाँ पे। सबसे मेन है ट्रांसकुटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, जो इमेज आपके सामने दी हुई है, ठीक है, ये चीज। अब डायग्नोस के अंदर एक स्केल और है जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स। इतना बड़ा नाम ना लिख के खाली क्रैमर इंडेक्स के नाम से लिख लेते हैं। इसको मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स कहते हैं। पहले कुछ और था, अभी चेंज कर दिया। तो पहले क्रैमर इंडेक्स ही था, लेकिन अब मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स बोलने लगे हैं। हम यहाँ पे क्रैमर इंडेक्स ही लिख लेते हैं खाली, ठीक है। दिस इज मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स। मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स, ठीक है। मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स क्या है? एक विजुअल असेसमेंट स्केल है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि बेबी की बॉडी का कौन से पार्ट के अंदर येलो कलरेशन हो गया है। उसके हिसाब से जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है हमने 5 जोन के अंदर, ठीक है। तो एक बार ही देख लेते हैं ये होता कैसा है। देखिए, दिस इज द मॉडिफाइड क्रैमर स्केल, ठीक है। यहां पे क्या करा है हमने 5 जोन के अंदर बांट दिया है और ये देखा है कि किस जोन के अंदर कौन सा बॉडी पार्ट येलो हुआ है। अगर जोन 1 के अंदर बात करें तो केवल फेस के अंदर मैंने बताया था येलो कलरेशन फेस से स्टार्ट होकर लास्ट एंड कहां पे होता है, पाम्स और सोल्स के ऊपर जाके एंड होता है। इसलिए जोन 5 के अंदर क्या है, ओनली पाम एंड सोल्स है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, स्टेज 5, जोन 5, ओके। स्टेज 1 के अंदर बात करा जाए तो फेस और नेक होता है। इसके साथ एक बार इधर मैं लिख लेता हूं, बना लेता हूं। इधर बात करें जोन की, इधर बात करें ऑर्गन्स की, एरिया की, ठीक है। और इधर बात करते हैं बिलिरुबिन लेवल की, ठीक है, बिलिरुबिन लेवल की। सबसे पहले मैं जोन की बात करूं, 5 जोन के अंदर डिवाइड हुई है, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से 5 जोन्स के अंदर हमने मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, 5 जोन्स के अंदर। सबसे पहले जोन के अंदर जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो केवल सबसे पहले कहां पे आता है येलो कलरेशन। तो सबसे पहले जहां पे येलो कलरेशन आता है वो होता है आपका फेस एंड नेक, ठीक है। तो जो इसके अंदर एरिया कवर होता है फेस एंड नेक, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना ही शुरू हुआ है। तो यहां पे बिलिरुबिन का लेवल मोस्ट प्रोबेबली होता है 4 से 6 mg पर DL के तक, ठीक है। कौन सा है, जोन 1।
अगर कोई पूछे कि जोन 1 के अंदर कितना बिलिरुबिन लेवल मिलेगा तो 4 to 6 mgdl। फिर बात करते हैं जोन 2 जिसके अंदर अपर ट्रंक होती है, अपर ट्रंक, ऊपर वाला धड़, ट्रंक को बोलते हैं धड़, अपर ट्रंक, यानी इसको अगर और सिंपल फॉर्म में लिखूं तो लिख सकते हैं अबोव अम्बलाइकस। अबोव अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से ऊपर। देखिए इमेज के अंदर देखिए, जोन 1 के अंदर क्या है, केवल फेस इन्वॉल्व है, वहीं जोन 2 के अंदर इस लाइन से लेके इस लाइन तक की चीजें इन्वॉल्व है, यानी ये वाला सारा एरिया इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस इज जोन 2। ओके, जोन 2 के अंदर अपर ट्रंक यानी नेक से लेके अम्बलाइकस तक का सारा एरिया कवर होता है। ठीक है, तो ये है जोन 2। और बात करें जाए यहां पे बिलिरुबिन का लेवल होता है 6 से लेके 8 mgdl तक। ठीक है, फिर बात करते हैं जोन 3, यहां पे होता है लोअर ट्रंक एंड थाई, लोअर ट्रंक एंड थाई, लोअर ट्रंक और थाइज इन्वॉल्व होती हैं जोन 3 के अंदर। ठीक है, लोअर ट्रंक एंड थाई। ठीक है, लोअर ट्रंक एंड थाई की बात करें तो यहां पे जो बिलिरुबिन का लेवल होता है ना, वो होता है 8 से लेके 12 mgdl तक। वहीं बात करें अगर जोन 4 की तो यहां पे होती है आर्म एंड लोअर लेग, आर्म्स एंड लोअर लेग, या सीधा कह लें एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, जोन 4 के अंदर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, जोन 1 के अंदर फेस एंड नेक, जोन 2 के अंदर अपर ट्रंक, जोन 3 के अंदर लोअर ट्रंक। ठीक है, आर्म्स एंड लोअर लेग। तो यहां पे बिलिरुबिन का लेवल हो गया 12 से लेके 15। ठीक है, लास्ट जोन जिसके अंदर पाम एंड सोल्स, पाम एंड सोल्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहां पे बिलिरुबिन का लेवल मिलेगा आपको 15 mgdl से ज्यादा। ठीक है, जोन 1 और जोन 5 तो याद करना बहुत ही आसान है। जोन 2 के अंदर क्या करना है, नेक से लेके अम्बलाइकस तक का सारा एरिया। ठीक है, जोन 3 के अंदर अम्बलाइकस से लेके थाई तक का सारा एरिया। जोन 4 के अंदर नीचे वाले पैर और पूरे ऊपर वाले पूरे हाथ। ठीक है, तो ये है जोन 4। जोन 5 का पता है आपको, पाम एंड सोल्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं मॉडिफाइड क्रैमर स्केल या मॉडिफाइड क्रैमर इंडेक्स। ठीक है, तो ये था असेसमेंट आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं हम कैसे मैनेज करेंगे, हाउ डू वी मैनेज जॉन्डिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैनेज ऑफ जॉन्डिस, मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस, हेडिंग डाल लेंगे मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस को हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, जॉन्डिस का मैनेजमेंट, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो अपने को ना क्या करना है, बेबी को एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड कराना है। ब्रेस्ट फीड ज़्यादा एडिक्वेट कराएंगे तो उससे क्या होगा, बेबी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या है, फ्लूइड के साथ साथ ना तो यूरोबिलिनोजन बाहर निकल पाएगा, आराम से यूरोबिलिनोजन बाहर निकल जाए, आराम से स्टूल पास करे, ताकि अपने को बिलिरुबिन का लोड बेबी के अंदर कम हुए। ठीक है, सबसे पहला अगर सिंपल बताएं मैनेजमेंट के अंदर, सबसे पहले पॉइंट के अंदर कहेंगे मेंटेन एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मेंटेन करेंगे, जिससे क्या करेंगे, बॉडी के पास इनफ फ्लूइड मिलेगा, इनफ फ्लूइड मिलेगा तो बॉडी आराम से एक्सक्रीट कर पाएगी बिलिरुबिन को, यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में या स्टरकोबिलिनोजन के फॉर्म में, स्टरकोबिलिनोजन। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में बेबी की बॉडी आराम से मैनेज कर पाएगी। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस का छोटा सा पार्ट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस का मेजर पार्ट, जिसके अंदर पहला पॉइंट है फोटोथेरेपी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है फोटोथेरेपी। ठीक है, लिख लेते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी
अब देख लेते हैं फोटोथेरेपी कैसी होती है। ये देखिए, ठीक है। देखिए आपके सामने जो इमेज है, जो बच्चा जिस मशीन के अंदर है वहां पे इस बच्चे को मिलने लग रही है फोटोथेरेपी, ठीक है। तो फोटोथेरेपी कुछ नहीं है, इसको बोला जाता है, ये एक टाइप की ब्लू लाइट थेरेपी है। कैसी थेरेपी है? ब्लू लाइट थेरेपी, जिसके अंदर बेबी की स्किन के ऊपर हम ब्लू लाइट डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्किन के अंदर बिलिरुबिन इकट्ठा हुआ है ना, स्किन के अंदर बिलिरुबिन इकट्ठा हुआ है, वो इकट्ठा कौन से टाइप का बिलिरुबिन होगा? वो कंजुगेटेड तो होगा नहीं, वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ही स्किन के अंदर इकट्ठा होगा। तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को ब्लू लाइट कंजुगेट के अंदर चेंज कर देती है। जो काम लीवर को करना होता है ना, लीवर के अंदर यूडीपीजीटी एंजाइम करते हैं ना, वो काम हम ब्लू लाइट के थ्रू करा देते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, लीवर का फंक्शन बाईपास कर देते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन आया, स्किन के ऊपर अटैच हुआ, ठीक है, स्किन के ऊपर इकट्ठा हो गया अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, हमने क्या करा, उस पर ब्लू लाइट डाली। अब ब्लू लाइट से क्या होएगा, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो स्किन के अंदर कलेक्ट है ना, वो चेंज हो जाएगा कंजुगेटेड के अंदर और यूरिन के रास्ते से बाहर निकल आएगा। बस ये है फोटोथेरेपी, ये है फोटोथेरेपी का तरीका, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, हमने लीवर के फंक्शन को बाईपास कर दिया। यहाँ पे लीवर का कुछ काम ही नहीं बचा, ठीक है। लीवर का काम क्या था, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज करना। यहाँ पे ये काम हमने ब्लू लाइट से करा लिया, बस सीधी बात है। तो लिखे इसके अंदर हाँ दो चार चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्या कर रहे हैं, कंजुगेटेड के फॉर्म में चेंज करवाते हैं। कंजुगेटेड के फॉर्म में भी डायरेक्ट हम नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड होता है, आइसोमर्स के अंदर चेंज कराते हैं, ठीक है। आइसोमर्स एक टाइप ऑफ लिक्विडी फ्लूइड होता है जो हम यूरिन के रास्ते बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें अपने को दो चार चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो सबसे पहले बेबी की आईज और बेबी के जेनाइटल्स, इनको कवर करनी चाहिए। वही आप इमेज के अंदर देख सकते हो, बेबी के मुंह पे, आंखों के ऊपर कुछ बांधा हुआ है, वहीं बेबी के पेल्विक एरिया के अंदर डायपर पहनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बेबी की आईज को और जेनाइटल्स को कवर करके रखना है मिनिमम। यहाँ पे ऊपर देखो, दिस इज द लाइट सोर्स, जो ये वाला एरिया है ना, ये मशीन दिख रही है, ये लाइट सोर्स है। ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लाइट डालने लग रही है बेबी की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लाइट्स डालने लग रही है। तो द गैप बिटवीन लाइट सोर्स एंड बेबी शुड बी 45 सेंटीमीटर। इनके बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। बेबी के जेनाइटल और आईज कवर होने चाहिए और बेबी की टाइमली पोजीशन चेंज होनी चाहिए। बेबी की मैक्सिमम स्किन को हमने एक्सपोज करना है, ठीक है। जितना मैक्सिमम हो सके बेबी का उतना एक्सपोज करना है हमने लाइट के सामने। केवल दो चीजों को कवर करना है, आईज को और जेनाइटल्स को, ठीक है। दो चीज को कवर करना है, बेबीज को मैक्सिमम एक्सपोज करना है और ध्यान रखना है कहीं बेबी को हाइपरथर्मिया तो ना हो जाए, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस ना हो जाए बेबी का, ठीक है। बेबी को हाइपरथर्मिया कैसे होगा कि ब्लू लाइट है, इसकी वजह से कहीं, वैसे हाइपरथर्मिया तो नहीं होता, इतना ज्यादा तो नहीं होता, रेयरली ही होता है, लेकिन हाँ फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि बेबी का एक्सेसिव फ्लूइड लॉस तो ना हो जाए, तो इसलिए अपने को एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है बेबी को, एटलीस्ट 10 से 20 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली बेबी को एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है। कितना? 10 to 20 ml पर केजी, ठीक है। इतना बेबी को एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है। बेबी का टेम्परेचर मॉनिटर करना है। बेबी को ऑलमोस्ट 24 आवर देनी है अपने को फोटोथेरेपी। केवल एक ही टाइम पे निकालना है जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना हो। जितनी बारी ब्रेस्ट फीड कराना है उतनी टाइम पे बाहर निकाल लेंगे, वापस फिर बेबी को फोटोथेरेपी मशीन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो फोटोथेरेपी मशीन का को 24 घंटे तक बेबी के ऊपर अटैच करके रखेंगे और फोटोथेरेपी मशीन का जो इफेक्ट आने में भी ना मिनिमम 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। मिनिमम 24 आवर्स लगेंगे फोटोथेरेपी मशीन को अपना एक्शन करने में, अपना अफेक्ट दिखाने में, ठीक है। और एक और चीज, बेबी के ऊपर ये ना क्रीम पाउडर कुछ ही लगा कर डाल दे, नहीं, बेबी को कुछ भी ऐसी चीजें कॉस्मेटिक चीजें अप्लाई नहीं करनी है फोटोथेरेपी मशीन के अंदर जब बेबी हो, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फोटोथेरेपी मशीन का लिख लेते हैं, इसकी
दो तीन लाइन फोटोथेरेपी मशीन की। इट इज ए ब्लू लाइट थेरेपी, ब्लू है पानी पानी, इट इज अ ब्लू लाइट थेरेपी, एक ब्लू लाइट थेरेपी है यूज्ड टू कन्वर्ट unconjugated bilirubin ऑफ स्किन, जो स्किन के अंदर आके इकट्ठा हो गया है, इनटू वाटर सोल्यूबल आइसोमर्स। जो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन था ना, उसको वाटर सोल्यूबल आइसोमर में चेंज कर दिया। ठीक है, वाटर सोल्यूबल आइसोमर। आइसोमर कुछ नहीं, कंपाउंड होता है एक टाइप का। ठीक है, आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कि कंजुगेटेड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड। ठीक है, वाटर सोल्यूबल आइसोमर। ठीक है, आगे लिखेंगे डेट कैन बी एक्सक्रीटेड विदाउट लीवर कंजुगेशन। ठीक है, इसने क्या किया है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज कर दिया, जिससे लीवर के कंजुगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेट कैन बी एक्सक्रीटेड विद नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखो विदाउट लीवर कंजुगेशन, विदाउट लीवर कंजुगेशन। यहाँ पे लीवर के कंजुगेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कंजुगेशन ब्लू लाइट ने ही कर दिया। ठीक है, तो ये है ब्लू लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी का डेफिनेशन। ठीक है, इट इज ए ब्लू लाइट थेरेपी यूज्ड टू कन्वर्ट कंजुगेटेड बिलिरुबिन ऑफ स्किन इनटू वाटर सोल्यूबल आइसोमर दैट कैन बी एक्सक्रीटेड विदाउट लीवर कंजुगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अगली लाइन में लिखेंगे नो यूज ऑफ लीवर इन फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर लीवर का कोई काम ही नहीं बचा। लीवर का काम क्या कर दिया, ब्लू लाइट ने कर दिया। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में चेंज कर दिया, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो लिखें एक चीज लाइन और लिखेंगे, फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट। फोटोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है, सो नॉट यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, सो नॉट यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रीटमेंट है बिलिरुबिन के लेवल को कम करने का। इसको हम प्रोफाइलेक्सिस यानी प्रिवेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते कि बेबी को जब जॉन्डिस हुआ नहीं है उससे पहले ही बेबी को फोटोथेरेपी मशीन के अंदर डाल देंगे, नहीं, कोई काम की नहीं है, यूजलेस है। ठीक है, ये तभी काम करेगी जब बेबी की स्किन के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इकट्ठा हो, तभी फोटोथेरेपी मशीन काम करेगी। इसको कभी भी प्रोफाइलेक्सिस या बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसको इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोटोथेरेपी को। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। फोटोथेरेपी एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, कौन से टाइप के जॉन्डिस के लिए, फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्योंकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ये बहुत ही अच्छे से फाइन तरीके से काम करता है, बड़े अच्छे से इलाज करता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर। ठीक है, नॉट पैथोलॉजिकल, दिस इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फोटोथेरेपी इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो पॉइंट्स मैंने लिखी है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताए, हाईलाइट कर लीजिए आप चाहो तो हर एक पॉइंट को, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, बस। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी किस तरीके से काम करती है भाई,
ये क्या ही काम करती है, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार नोट सेट के अंदर एमसीक्यू पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म। देखो फोटोथेरेपी वर्क ऑन 3 मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहला मैकेनिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सबसे पहला मैकेनिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, इसके अंदर लिख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे। ठीक है, और इसको करो आप हाईलाइट। वैसे तो 3 मैकेनिज्म है, लेकिन तीनों में से जो सबसे मेन मैकेनिज्म है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, बिलिरुबिन को है ना, जो बिलिरुबिन है ना स्किन के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ल्यूमिरुबिन के अंदर, ल्यूमिरुबिन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ये ल्यूमिरुबिन कुछ नहीं है, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन है, ठीक है। एक वाटर सोल्यूबल फॉर्म है, ठीक है, बिलिरुबिन की एक वाटर सोल्यूबल फॉर्म है, जिससे ये जो बिलिरुबिन है ये कौन सी है, अनकंजुगेटेड, इसको चेंज कर दिया ल्यूमिरुबिन के अंदर। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन थी ये वाटर इनसोल्यूबल थी, लेकिन ल्यूमिरुबिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, जिससे ल्यूमिरुबिन आराम से ब्लड के रास्ते पहुंचेगी किडनी में, और किडनी के रास्ते निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो दिस इज द ल्यूमिरुबिन, ओके। अब सेकंड जो इसका मैकेनिज्म है वो है कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। और जो थर्ड जो इसका मैकेनिज्म है वो है फोटो ऑक्सीडेशन, तो ये 3 मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म एंड फोटो ऑक्सीडेशन। बस आपको वैसे तो तीनों के नाम याद रखने जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके। अब शुरू करते हैं टाइप्स की, कि फोटोथेरेपी कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी आमतौर पे 2 टाइप की होती है, एक कन्वेंशनल, एक फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। कितने टाइप की बताई मैंने, 2 टाइप की। सबसे पहली होती है कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल जो कभी से चलती आ रही है और आज के टाइम पे भी यही यूज हो रही है, ठीक है, पुराने हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। कन्वेंशनल जो होती है ना, कन्वेंशनल भी 2 टाइप के अंदर होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है वन साइडेड, एक होती है 2 साइडेड, ठीक है। अब ये 1 साइडेड 2 साइडेड का क्या रोड़ा है, कुछ रोड़ा नहीं है भाई, देख बात इसी है। ये जो आपको दिख रही है ना, जिसके अंदर केवल एक साइड से लाइट जाने लग रही है बेबी के ऊपर, दिस इज 1 साइडेड। वहीं अगर बेबी को ऊपर और नीचे, ठीक है, बेबी को ऊपर से भी और नीचे से भी 2 साइड से अगर फोटोथेरेपी की लाइट जाती है ना, देखिए ये, तो ये है 2 साइडेड फोटोथेरेपी। इमेज देखिए, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो बेबी को लेटा दिया, सपोज करो इधर तो बेबी लेटा है, यहां पे बेबी लेटा है, ठीक है। बेबी को यहां पे लेटा दिया और ऊपर से भी लाइट आने लग रही है और यहां पे नीचे से भी लाइट आने लग रही है, तो दिस इज 2 साइडेड। बस दिस इज 2 साइडेड कन्वेंशनल फोटोथेरेपी, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं दूसरी टाइप का, पहला था कन्वेंशनल और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक।
फाइब्रो ऑप्टिक। ठीक है, फाइब्रो ऑप्टिक क्या होता है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रो ऑप्टिक्स का यूज करा जाता है, एक ब्लैंकेट फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बच्चे को ना ब्लैंकेट के अंदर लपेट देते हैं, एक स्पेशल टाइप का ब्लैंकेट होता है, उसके अंदर बेबी को लपेट देते हैं, जिससे बेबी की पूरी स्किन के अंदर चारों तरफ 360 डिग्री से लाइट्स मिलती रहती हैं। इसके अंदर जिस ब्लैंकेट का यूज किया जाता है उस ब्लैंकेट का नाम है बिल्ली ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये है बिल्ली ब्लैंकेट, बिली ब्लैंकेट। मेरे को लगता है ये नाम भी आराम से याद रहेगा। ठीक है, बिली ब्लैंकेट इज यूज्ड। अब ये कैसा होता है, एक बार इसकी भी इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पे देखिए, ये बेबी का सिर है, ये बेबी के हाथ है, और ये बेबी इस तरह से है। ठीक है, ये पैर हैं, बेबी को चारों तरफ से कवर कर रखा है और अंदर से ब्लू लाइट्स जाने लग रही है। दिस इज द बिली ब्लैंकेट। ठीक है, ये बिली ब्लैंकेट, ये फाइब्रो ऑप्टिक फोटोथेरेपी होती है जिसके अंदर बिली ब्लैंकेट यूज होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोटोथेरेपी खत्म। अब बात करते हैं नर्सिंग रोल इन फोटोथेरेपी। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रोल इन फोटोथेरेपी। नर्सिंग रोल इन फोटोथेरेपी। देखिए, नर्सिंग रोल इन फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन करा था क्या क्या चीजें कवर करनी, आईज और जेनिटल्स। ठीक है, पहला रोल, कवर आईज एंड जेनिटल्स ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के टाइम पे आईज और जेनिटल्स को कवर करे, साथ में मैक्सिमम एक्सपोजर देना है, मैक्सिमम एक्सपोजर टू बेबी। केवल दो ही चीजें कवर करनी है, आईज और जेनिटल्स को। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू फोटोथेरेपी। ठीक है, विद स्किप ओनली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। केवल ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए ही फोटोथेरेपी मशीन से बेबी को बाहर निकालना है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड बेबी कितना था, मैंने आपको बताया था, लाइट सोर्स एंड बेबी कितने सेंटीमीटर था, 45 सेंटीमीटर, और इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंच। ठीक है, 18 इंच का डिफरेंस होना चाहिए लाइट के सोर्स में और बेबी के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं ना सारे इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हमने ड्यूरिंग फोटोथेरेपी बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करना है। क्या क्या मॉनिटर करना है, अपने को मॉनिटर करना है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। सबसे पहले तो टेम्परेचर को, कहीं बेबी को हाइपरथर्मिया तो नहीं हो जाए। और टेम्परेचर कब मॉनिटर करेंगे, एवरी 2 आवर पे। ठीक है, एवरी 2 आवर पे मॉनिटर करेंगे हम टेम्परेचर। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे सीरम बिलिरुबिन लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी नोट सेट में आता है कि कितनी देर में, एवरी कितनी आवर में सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करेंगे, एवरी कितने आवर में टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, कितने आवर में क्या करेंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। और जो मैं डाटा लिख रहा हूं ना, ये वेरी एग्जैक्ट है, जो एम्स के डाटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बात करा जाए, क्या बात कर रहा था मैं, सीरम बिलिरुबिन लेवल का। वैसे तो ये डिपेंड करता है सीवियरिटी, बहुत ज्यादा सीवियर है बेबी की कंडीशन तो जल्दी मॉनिटर करते रहेंगे, बहुत कम ही सीरियस कंडीशन है तो हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने को एवरी 6 to 24 आवर तो करनी ही करनी है। अगर ज्यादा सीरियस है तो 6 घंटे में, कम सीरियस है बेबी तो 24 आवर में अपने को करते हैं मॉनिटर सीरम बिलिरुबिन लेवल। हर 12 घंटे में, 24 घंटे में या 6 घंटे के अंदर बिलिरुबिन लेवल का अपने को ब्लड सैंपल भेजना ही भेजना बेबी को। उसके बाद हाइड्रेशन लेवल, हाइड्रेशन लेवल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे
10 to 20 ml पर kg एडिशनल फ्लूइड। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल, कितना एडिशनल फ्लूइड देते हैं, एग्जाम में नॉर्सेट में पूछा हुआ है 10 to 20 ml पर kg एडिशनल फ्लूइड। जितना फ्लूइड हम देते हैं उससे 10 से 20 ml पर kg ज्यादा, ठीक है, जितना देते हैं वो तो देंगे ही, उससे एक्स्ट्रा और देना है 10-20 ml पर kg के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें पर kg पर डे, ठीक है, पर kg पर डे, ओके। हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है, और एक चीज और करनी है, ब्रोंज बेबी स्किन को भी मॉनिटर करना है। ठीक है, हमने को मॉनिटर करनी है 4 चीजें, टेम्परेचर, बिलिरुबिन, हाइड्रेशन और ब्रोंज बेबी स्किन। ब्रोंज बेबी स्किन क्या होती है भाई, हम क्या कर रहे हैं, बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो स्किन के अंदर था वो वाटर सोल्यूबल आइसोमर के अंदर चेंज हो रहा है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर चेंज हो रहा है। तो चेंज होके वो क्या करेगा, किडनी के पास जाके किडनी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर बेबी इनफ अमाउंट में फ्लूइड ही नहीं ले रहा है, जिससे किडनी के रास्ते से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो वो सोल्यूबल जो वाटर सोल्यूबल आइसोमर है ना, वो स्किन के अंदर ही रह जाएगा, स्किन के अंदर ही रह जाएगा। तो उससे स्किन का कलर हो जाएगा ब्रोंज, जिससे हो जाएगा ब्रोंज बेबी सिंड्रोम या ब्रोंज बेबी स्किन। स्किन कह लो या सिंड्रोम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ब्रोंज बेबी स्किन या ब्रोंज बेबी सिंड्रोम दोनों एक ही बात है, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट नर्सिंग रोल, अपने को क्या करना है, चेंज करनी है पोजीशन बेबी की, चेंज पोजीशन एवरी, बेबी की पोजीशन चेंज करनी है एवरी 2 से 3 आवरली, ठीक है। ताकि सपोज करो सुपाइन पोजीशन में पड़ा रहा तो बेबी के सुपाइन के एरिया के अंदर ही एक्सपोज होएगा, प्रोन पोजीशन में भी करना है, लेटर पोजीशन भी करना, हर 2-3 घंटे में अपने को पूरी स्किन को एक्सपोज करना है लाइट के सामने, ठीक है। नो क्रीम या ऑइंटमेंट शुड अप्लाइड ऑन स्किन, स्किन के ऊपर कोई भी क्रीम, लोशन, कॉस्मेटिक चीज भी कुछ भी नहीं लगानी है, ठीक है। मेंटेन करना है अपने को आईओ चार्ट, मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, ठीक है। इनपुट आउटपुट हम कैसे मेंटेन करते हैं, एक तो बेबी का हमने यूरिन आउटपुट चेक करना है, एक बेबी का डेली वेट चेक करना है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कितना बेबी का फ्लूइड स्टेटस है, ठीक है। फ्लूइड स्टेटस चेक करने के लिए 2 ही चीज है, सबसे पहले तो वेट मॉनिटर करेंगे एवरी 2 आवर, और यूरिन आउटपुट मेजर करेंगे एवरी आवरली या एवरी जितने भी टाइम पे बेबी ने यूरिन पास किया, यूरिन आउटपुट, ठीक है। अगर फोलिक कैथेटर लगा है तो एवरी आवर चेक कर लेंगे, नहीं तो हम चेक करेंगे कितने टाइम बेबी ने डायपर वेट किया है, ठीक है। यूरिन आउटपुट हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेस्ट रिजल्ट फोटोथेरेपी का आता है आफ्टर 24 आवर, ये मैंने बताया था, अपने को एटलीस्ट वेट करना होता है 24 घंटे। ये नहीं फोटोथेरेपी मशीन के अंदर डाला बेबी को 1 घंटे के बाद चेक करने चले गए बिलिरुबिन लेवल, भाई उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो लिखो बेस्ट रिजल्ट ऑफ फोटोथेरेपी कब आता है, केम आफ्टर 24 आवर, ठीक है। 24 आवर आता है। और उसके बाद बात करते हैं फोटोथेरेपी को कब स्टॉप कर देना चाहिए, बिलिरुबिन लेवल कब कितने से नीचे आ जाए जब हमें फोटोथेरेपी को स्टॉप कर देना चाहिए। तो स्टॉप फोटोथेरेपी, हम फोटोथेरेपी को कब स्टॉप कर सकते हैं, तो स्टॉप फोटोथेरेपी व्हेन सीरम बिलिरुबिन लेवल जब सीरम बिलिरुबिन लेवल आ जाए लेस देन 10 mg पर DL से नीचे, ठीक है। और ये एक बारी नहीं कि एक बारी आ गया हमने रोक दिया, नहीं, 2 बारी, एटलीस्ट 2 टाइम्स सीरम बिलिरुबिन लेवल लेस देन 10 mg DL आना चाहिए फॉर 2 टाइम्स, ये भी जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार आती है छोड़ दिया, नहीं, अपने को 2 बारी 10 mg DL से कम लेवल आ जाए तब अपने को फोटोथेरेपी को स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे
हाई चांसेस ऑफ रिलैप्स ऑफ jaundice. हाई चांस ऑफ रिलैप्स ऑफ jaundice, ठीक है, हाई चांस ऑफ रिलैप्स ऑफ jaundice आफ्टर फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के बाद भी हाई चांसेस होते हैं कि जॉन्डिस फिर से ना अपीयर हो जाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि फोटोथेरेपी केवल सिम्टम्स को ट्रीट करती है, ये रूट कोज को ट्रीट नहीं करती। सिम्टम क्या है? स्किन येलो हो रही है, उसको ठीक कर देगी, लेकिन क्यों हो रही है? हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो रही है या इमेच्योर लीवर की वजह से हो रही है। फोटोथेरेपी उस कोज को, कारण को ठीक नहीं करता, केवल सिम्टम को ट्रीट करता है, ठीक है। इसलिए हाई चांसेस ऑफ रिलैप्स है, ठीक है, क्योंकि लिखने को लिख सकते हैं बिकॉज फोटोथेरेपी ट्रीट्स ओनली सिम्टम्स नॉट रूट कोज। जॉन्डिस का जो रूट कोज है ना, उसको ठीक नहीं करती, केवल सिम्टम्स को ट्रीट करती है फोटोथेरेपी, ठीक है। ये चीज था फोटोथेरेपी, ओके। फोटोथेरेपी के अंदर नर्सिंग रोल। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी, कि फोटोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट में लिखेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, तो देखो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होगा वो लगातार अगर फोटोथेरेपी देते रहे तो बेबी के अंदर हो जाता है, एक तो फ्लूइड वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, दूसरा हाइपरथर्मिया हो सकता है, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले, हाइपरथर्मिया। क्यों हुआ है? क्योंकि कंटिन्यूअसली लगातार फोटोथेरेपी चल रही है, जिससे क्या हुआ है? बेबी का टेम्परेचर बढ़ गया है, साथ में डिहाइड्रेशन। लंबे टाइम तक फोटोथेरेपी चलने की वजह से बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम डिप हो गया, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो गया। और ड्यूरिंग फोटोथेरेपी पूछा जाता है कि स्टूल का कंसिस्टेंसी कलर क्या होता है, तो ड्यूरिंग अगर फोटोथेरेपी की बात करें जाए, कंसिस्टेंसी स्टूल की होती है लूज, और स्टूल का कलर होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो लूज ग्रीन स्टूल देखने को अपने को मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, क्योंकि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूल के अंदर, ठीक है। लूज स्टूल्स, ग्रीन स्टूल। सेकंड, यहाँ पे कभी कभी अगर फोटोथेरेपी करते टाइम क्या हुआ है, आई कवर हट गया, तो देयर इज ए चांसेस ऑफ रेटाइनल डैमेज, ठीक है। तो रेटिनल डैमेज के भी चांसेस होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी। और एक मैंने बताया ही था, फ्लूइड कम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्यों हुआ है? इसके अंदर क्या होता है? ग्रे ब्राउन कलर होती है स्किन की, यहाँ पे क्या हो जाता है? ग्रे ब्राउन कलर ऑफ स्किन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं वाटर सोल्यूबल आइसोमर्स, जो बाहर नहीं निकल पाए हैं किडनी के रास्ते, क्योंकि बेबी को कम फ्लूइड जा रहा है, कम फ्लूइड लेने की वजह से यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये आइसोमर से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था फोटोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, जिसके अंदर हाइपरथर्मिया, डिहाइड्रेशन, लूज ग्रीन स्टूल, इनको हाईलाइट कीजिए एक बारी। लूज ग्रीन स्टूल, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, इसको हाईलाइट कीजिए। इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिए, इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिए, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। और ये तो मॉनिटर वाला तो पूरा का पूरा पॉइंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्सिंग रोल हर एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपके फोटोथेरेपी कंप्लीट। इसके अंदर ये किया है कि ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम से मेरे को याद आया कुछ और कलर के भी सिंड्रोम होते हैं, एक बार उनको भी लिख लेते हैं। फार्मा का है वैसे तो टॉपिक, लेकिन यहाँ पे ना एक साथ अगर आप लिख लोगे ना तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। जैसे आपने जरूर सुना होगा ग्रे बेबी सिंड्रोम,
ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक होता है रेड मैन सिंड्रोम। इनका क्या क्या कारण होता है एक बार लिख लेते हैं। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है इसका कारण होता है एक ड्रग जिसका नाम होता है क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, वहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है पॉइजनिंग, वो भी होती है नाइट्रेट की पॉइजनिंग। वहीं रेडमैन सिंड्रोम का कारण होता है एक एंटीबायोटिक जिसका नाम होता है वेंकुमाइसिन। ठीक है, तो ये था आपका फोटोथेरेपी का क्लास खत्म, ये था आपका जॉन्डिस का सेकंड लेक्चर फिनिश। थैंक यू।